19 सितंबर 2008 को दिल्ली के बाटला हाउस में दो लोगों का एनकाउंटर होता है और एक एसआई मोहन चंद शर्मा को वीरगति प्राप्त होती है। इस एनकाउंटर को लेकर मीडिया और सियासी गलियारों में बड़ा घमासान मचता है। कोई कह रहा था कि जो लड़के मारे गए हैं वो स्टूडेंट थे, तो कोई कह रहा था कि वो आतंकवादी थे। दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लग रहे थे कि ये फेक एनकाउंटर था और यहाँ तक भी कहा जा रहा था कि सब इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को भी खुद इनकी टीम ने ही मारा है ताकि ये एनकाउंटर रियल लगे। लेकिन पुलिस इन सभी दावों को खारिज करती रही। फिर कोर्ट से आदेश आता है और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC इसकी जांच करते हुए एक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करती है और सारी बात सामने आती है कि कौन सही है और कौन गलत। आखिर क्या थी 19 सितंबर 2008 को बाटला हाउस एनकाउंटर की कहानी, जानेंगे विस्तार से। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल क्रिमिनल सिफर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कहानी की शुरुआत मई 2008 से होती है। मई 2008 में जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट होता है। फिर जुलाई में गुजरात में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। उसके बाद 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में शाम 6 बजे से लेकर 6:50 तक 50 मिनट में 5 ब्लास्ट होते हैं। पहला ब्लास्ट 6:07 पर करोल बाग के गफ्फार मार्केट में एक खड़ी कार में होता है। फिर दूसरा ब्लास्ट 6:34 पर कनॉट पैलेस के 12 खंबा रोड पर स्थित गोपाल दास भवन के नजदीक होता है। इसके ठीक 1 मिनट बाद 6:35 पर तीसरा ब्लास्ट कनॉट पैलेस के सेंट्रल पार्क में एक डस्टबिन में होता है। और फिर चौथा और पांचवा ब्लास्ट ग्रेटर कैलाश सेक्टर 1 के N ब्लॉक मार्केट में होता है। इन ब्लास्ट में 39 लोगों की जान गई और 159 लोग घायल हुए। एक के बाद एक हुए लगातार 5 धमाकों से पूरा दिल्ली दहल गया था और लोगों के मनों में एक डर सा बैठ गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। राजस्थान पुलिस, गुजरात पुलिस और यूपी पुलिस से बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में जानकारी ली जाती है, क्योंकि इन स्टेट्स में पहले बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके थे और इन ब्लास्ट से चंद मिनट पहले या बाद में मेल सेंड करके इनकी जिम्मेवारी इंडियन मुजाहिदीन ले रहा था। पुलिस उन मेल की डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि ये मेल्स दिल्ली के जामिया नगर इलाके से की गई थी। तो पुलिस को लगता है कि दिल्ली में ब्लास्ट भी उन्हीं लोगों ने करवाए होंगे जिन्होंने ये ब्लास्ट करवाए हैं। तभी पुलिस को टिप मिलती है कि इन सबके पीछे जो आदमी है उसके आगे के 2 दांत नहीं है। इधर पुलिस मोबाइल नंबर चेक कर रही थी कि शायद कोई ऐसा नंबर हाथ लगे जो इन सभी जगह पर एक्टिव हो। तो पुलिस कुछ नंबर निकालती है और उनकी जामिया नगर की लोकेशन भी कई बार आई थी और ब्लास्ट से 1 महीने पहले एक नंबर प्रीपेड से पोस्टपेड में बदला गया था, क्योंकि पुलिस प्रीपेड नंबर्स पर ज्यादा नजर रखती है। लेकिन इस नंबर की फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुई थी। उधर पुलिस को भी अपने खबरी से पता चलता है कि बाटला हाउस के L18 में 4th फ्लोर पर कुछ लड़के रहते हैं। शायद उनका इस ब्लास्ट से कोई कनेक्शन हो सकता है। क्या पता वो उस 2 दांत वाले व्यक्ति को जानते हों। तो DSP संजय यादव अपने एक SI को 19 सितंबर 2008 की सुबह वोडाफोन कंपनी का एम्प्लॉय बनाकर उस फ्लैट में भेजते हैं कि तुम वहां पर जाकर देखो कि कितने लड़के हैं और अंदर क्या माजरा है। SI धर्मेंद्र कुमार बाटला उसके 4th फ्लोर पर L18 पहुंचता है। टीम के बाकी लोग बिल्डिंग में नीचे खड़े थे। उस दिन उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी और सिविल ड्रेस में थे ताकि किसी को शक न हो और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे। SI धर्मेंद्र कुमार डोर नॉक करता है तो अंदर से दरवाजा खुलता है। SI उन्हें वोडाफोन की नई स्कीम्स के बारे में बताती हैं। वो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते और दरवाजा बंद कर देते हैं। उसने नीचे आकर बताया कि उसे 4 लड़के दिखाई दिए और सभी यंग एज के लड़के हैं। फिर SI मोहन चंद शर्मा टीम को लीड करते हुए सबसे आगे चलते हैं। उनके पीछे बलवंत सिंह और पीछे पूरी टीम चल रही थी। मोहन चंद शर्मा 4th फ्लोर पर पहुंचकर डोर नॉक करते हैं तो इस बार दरवाजा नहीं खुलता बल्कि दरवाजे से गोली आती है। एक गोली मोहन चंद शर्मा के कंधे में लगती है और दूसरी पेट में लगती है और एक गोली बलवंत सिंह को भी लगती है। फिर सामने पुलिस की टीम भी फायरिंग करती है और गोली की आवाज सुनकर DSP संजय यादव की टीम भी बैकअप के लिए पहुंच जाती है। इस एनकाउंटर में 2 लड़के मारे जाते हैं, 2 भाग जाते हैं और 1 सरेंडर कर देता है। इधर मोहन चंद शर्मा और बलवंत सिंह को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मोहन चंद शर्मा हॉस्पिटल में दम तोड़ देते हैं और बलवंत सिंह जख्मी होते हैं पर उनकी जान बच जाती है। इधर लोगों की भीड़ जमा होने लगती है और लोगों का गुस्सा बढ़ने लगता है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये रियल एनकाउंटर है, जबकि कई लोग इसका विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि ये फेक एनकाउंटर है। और यहाँ तक भी कहा गया कि SI मोहन चंद शर्मा को इनकी टीम ने ही मारा है ताकि एनकाउंटर रियल लगे। जब चारों तरफ इतनी पुलिस फोर्स थी तो वो 2 लड़के भाग कैसे गए, जबकि पीछे से भागने का कोई रास्ता ही नहीं। जब ये बातें मीडिया और न्यूज चैनल्स की हेडलाइन बनने लगी तो कोर्ट ने 21 मई 2009 को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC को इस मामले की जांच कर 2 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। NHRC ने अपनी जांच की और बताया कि मोहन चंद शर्मा पुलिस
की गोली से नहीं मरे, क्योंकि मोहनचंद शर्मा टीम को लीड कर रहे थे, वो सबसे आगे थे। पूरी टीम उनके पीछे थी और मोहनचंद शर्मा को गोलियां सामने से लगी हैं। अगर उनकी टीम उन पर गोलियां चलाती तो गोली उनको पीछे से लगनी चाहिए थी, और मोहनचंद शर्मा को लगी गोली किसी भी पुलिसकर्मी के रिवॉल्वर से मैच नहीं हो रही थी। इधर दिल्ली पुलिस सरेंडर करने वाले लड़के से पूछताछ कर रही थी। इस लड़के का नाम मोहम्मद सैफ था और मारे जाने वाले दो लड़के आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद थे, और भागने वाला शहजाद अहमद और आरिज खान थे। ये सभी लड़के 17 से 25 साल की उम्र के थे। सैफ बताता है कि सबसे पहले दिल्ली आतिफ अमीन आया था और सबसे पहले मरने वाला भी वो ही था। उसकी उम्र 24 साल थी। दूसरा मरने वाला मोहम्मद साजिद 17 साल का था और वो यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहा था। वो खुद 2008 में यहाँ आया था और उसकी उम्र 23 साल थी। ये सभी यूपी के आजमगढ़ से थे और इनके घर वालों को नहीं पता था कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। पुलिस का कहना था कि उन्हें इनके रूम से सिम कार्ड, लैपटॉप, AK-47, 2 पिस्टल और जयपुर और गुजरात में किए गए बॉम्ब ब्लास्ट का ब्लूप्रिंट और कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिलते हैं। और साथ ही आतिफ अमीन के कई फेक डॉक्यूमेंट भी मिले, जिनमें फोटो तो आतिफ अमीन की थी लेकिन उन पर नाम और एड्रेस अलग अलग थे। फिर 3 जुलाई 2009 को कोर्ट आरिज खान और शहजाद खान को भगोड़ा घोषित कर देती है। दिल्ली पुलिस लगातार इनकी तलाश में लगी रहती है और 1 साल बाद 2 फरवरी 2010 को शहजाद अहमद को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि आरिज खान को पकड़ने में 1 दशक लग जाता है। आरिज खान को 14 फरवरी 2018 को नेपाल इंडिया के वनवासा बॉर्डर पॉइंट से गिरफ्तार किया जाता है। 15 मार्च 2021 को कोर्ट SI मोहनचंद शर्मा के मर्डर के इल्जाम में आरिज खान को 11 लाख जुर्माना और मौत की सजा सुनाती है और अंत में कोर्ट का फैसला दिल्ली पुलिस के हक में आता है। दिल्ली पुलिस ने जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किए थे, जिसमें आतिफ अमीन के फेक डॉक्यूमेंट्स भी थे, जिसमें उसने अलग अलग नाम रखे हुए थे, तो कोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर कहती है कि वो आतंकवादी ही थे और दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दे दी जाती है। उसके बाद 12 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने आरिज खान की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया।